नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। दोस्तों, आज के लेक्चर हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 के लिए गद्यांश के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। यह जैसे कि आप जानते हैं पहला ही प्रश्न होता है और इसके लिए आयोग 21 अंक निर्धारित करता है। तो देखा जाए तो यह दूसरे नंबर का सबसे अधिक अंक वाला प्रश्न होता है। इसके अलावा पत्राचार 24 नंबर का आता है जो सर्वाधिक होता है, लेकिन उसमें 3 पत्र लिखने होते हैं जिसमें काफ़ी मेहनत लगती है। और गद्यांश अगर आप इसका अर्थ और सारांश अच्छे से समझ लेते हैं तो बड़ी आसानी से आप इसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। शीर्षक के लिए 3 अंक निर्धारित होते हैं। गद्यांश का सारांश या सार लेखन जिसे बोलते हैं उसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं और रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए 12 अंक। इसमें सामान्यतः 3 रेखांकित अंक आयोग देता है और प्रत्येक रेखांकित अंक के लिए 4 अंक निर्धारित होते हैं। कभी कभी आयोग 1 या 2 रेखांकित अंश भी दे सकता है, तो ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, इसलिए आपको सभी प्रकार की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसको हम अपनी टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको गद्यांश का सार लेखन करना है और उसकी व्याख्या कैसे करनी है। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि एक गद्यांश दिया गया है और इसमें ये 3 रेखांकित अंश यहाँ दिए हुए हैं और इस पर आधारित नीचे 3 प्रश्न दिए हुए हैं। आयोग भी हूबहू ऐसे ही आपको देता है। दोस्तों, गद्यांश को आप सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ना होगा, उसके सार को समझना होगा, तभी आप सार लेखन कर पाएंगे। शीर्षक किसी भी गद्यांश का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और जैसे कि आम धारणा बनी होती है कि पहली या अंतिम लाइन से यह आपको पता चल जाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार आपको गद्यांश ढंग से पढ़ना पड़ेगा और बार बार उसका मूल तत्व या मूल भाव आपको देखना पड़ेगा, तभी आप उचित शीर्षक लिख सकते हैं। हम इसको आराम से और एकदम मनन लगाकर पढ़ेंगे जिससे कि हम इसका सारांश, शीर्षक, व्याख्या इत्यादि करने में समर्थ हो सकें। तो आपको गद्यांश कभी भी तेज़ी से नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम में भी आपको 2 से 3 बार गद्यांश पढ़ना ही चाहिए, तभी आप उसके भाव को अच्छे से पकड़ पाएंगे। तो पढ़ते हैं अपना गद्यांश जो हमारे प्रश्न पत्र में दिया हुआ है। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। यह हमें वायु, जल, भोजन और आश्रय प्रदान करती है, किंतु आज मानव प्रकृति के साथ सामंजस्य के बजाय शोषण का मार्ग अपनाता जा रहा है। विकास की अंधी दौड़ में वनों की कटाई, जल स्रोतों का प्रदूषण और वायुमंडल में जहरीले तत्वों का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, जल संकट और जैव विविधता का विनाश, ये सभी संकेत करते हैं कि हमने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को पूजनीय माना गया है। नदियाँ, वायु, अग्नि और पृथ्वी सभी को देवतुल्य दर्जा प्राप्त है। यह सोच हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की ओर प्रेरित करती है। तो दोस्तों, अभी तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रकृति के महत्व को बताया गया है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को पूजनीय माना गया है, यह बताया है, और प्रकृति के साथ हमारा सह अस्तित्व को किस प्रकार है यह बताया गया है। पढ़ते हैं आगे। आज आवश्यकता है कि पर्यावरण संरक्षण को केवल भाषणों और कार्यक्रमों तक सीमित न रखकर उसे अपने व्यवहार में लाया जाए। जल का संरक्षण, प्लास्टिक का सीमित प्रयोग, वृक्षारोपण और कचरे का पुनर्चक्रण जैसे छोटे प्रयास बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। नई पीढ़ी को प्रकृति के प्रति जागरूक करना जरूरी है। उन्हें विद्यालय स्तर से ही पर्यावरण की शिक्षाएं दी जानी चाहिए और प्रकृति से जोड़ने वाले कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाना चाहिए। विज्ञान और तकनीकी का उपयोग अब प्रकृति को बचाने में होना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, हरित तकनीक, स्मार्ट संसाधनों का प्रयोग इत्यादि। यदि हम अभी नहीं चेते तो भविष्य में इसका गंभीर खामियाजा भुगतना होगा। प्रकृति की रक्षा केवल कर्तव्य नहीं बल्कि अस्तित्व की शर्त है।
हमें इससे जुड़कर ही एक संतुलित, सुरक्षित और सुंदर भविष्य सुनिश्चित करना होगा। तो साथियों, गद्यांश पढ़ने के बाद हम समझ चुके हैं कि यहाँ प्रकृति के महत्व को किस प्रकार बताया गया है और सॉरी, भारतीय प्रकृति में इसका क्या महत्व है, पूजनीय है, यह बताया गया। और तीसरी मुख्य बात इसमें यह की गई है कि प्रकृति के प्रति हमें नई पीढ़ी को भी जागरूक करना होगा और प्रकृति संरक्षण के लिए तकनीकी का उपयोग करना होगा। तो यह सब इसका मूल भाव है। अब इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब इसके शीर्षक को लिखने के लिए आपके पास 2-3 आइडिया है मुख्य, जैसे कि प्रकृति जीवन का आधार है, अर्थात प्रकृति का महत्व, तो शीर्षक यह भी हो सकता है। यहाँ पर प्रकृति को के संरक्षण के बारे में बात की गई है, तो प्रकृति के का संरक्षण, यह भी इसका शीर्षक हो सकता है। शीर्षक लिखते समय काफ़ी छात्र यह प्रश्न करते हैं कि क्या शीर्षक होना चाहिए। देखो, शीर्षक कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही शीर्षक होगा। जितने भी छात्र एग्जाम में लिखेंगे सब अलग अलग शीर्षक लिखेंगे, कुछ लोगों के ही कॉमन शीर्षक होंगे। तो इससे जुड़ा कोई भी शीर्षक उपयुक्त होगा, बशर्ते कि वह इसी संदर्भ में कहा गया हो। इससे इतर आपको शीर्षक नहीं लेके आना है। जैसे कि ये अगर यहाँ पर आप जलवायु परिवर्तन लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ क्योंकि प्रकृति के संरक्षण और उसके महत्व की बात की गई है मुख्यतः, तो इन्हीं दोनों में से कोई इसका शीर्षक होना चाहिए। तो शीर्षक, ये इसका उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे, पहले यहाँ शीर्षक के बारे में थोड़ा सा बता देंगे हम। शीर्षक किसी गद्यांश के शीर्ष में स्थित वह वाक्यांश होता है जो उसके मूल भाव को संक्षेप में प्रतिबिंबित करता है। यह शीर्षक की परिभाषा होती है। इस आधार पर उपयुक्त गद्यावतरण का शीर्षक होगा प्रकृति संरक्षण के उपाय। देखिए, आप ये भी लिख सकते हैं या प्रकृति संरक्षण भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। शीर्षक लिखते समय आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि शीर्षक बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, शीर्षक संदर्भ से भटकना नहीं चाहिए, और शीर्षक को प्रॉपर फॉर्मेट में ही लिखे आप, जैसे कोमा लगाने के बाद ऐसे आप शीर्षक को लिख सकते हैं। अधिक अंक पाने के लिए आपको चाहिए कि हिंदी के प्रश्न पत्र में आप ब्लैक कलर से यह शीर्षक लिख सकते हैं, कोमा, इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रस्तुत गद्यांश का गद्यावतरण का सारांश लिखिए। सारांश लिखने से पहले आपको इसका अर्थ समझना होगा। सारांश का अर्थ होता है सार प्लस अंश, अर्थात यह जो गद्यांश है इसका सार क्या है। सार मतलब आपको इसमें से मुख्य बातें निकालनी है, क्योंकि इसमें उदाहरण भी दिए होंगे और इधर उधर की व्याख्या भी दी गई होगी, तो उसको आपको संक्षेप में मूल भावों को बता देना है। सारांश की शब्द सीमा बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या होनी चाहिए। सामान्यतः इसकी कोई शब्द सीमा का निश्चित नियम नहीं है, लेकिन जनरली यह बोला जाता है, किताबों में भी यह लिखा हुआ है कि लगभग आधे शब्दों में होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर गद्यावतरण की शब्द संख्या लगभग 200 है तो सार इसका 100 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका सारांश हमने कैसे लिखा हुआ है। सॉरी, गला खराब है, सॉरी। प्रकृति मानव जीवन का आधार है, लेकिन आधुनिक विकास की अंधी दौड़ में मानव ने उसका अत्यधिक शोषण किया है, जिससे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता का संकट उत्पन्न हुआ है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को देवी देवताओं के रूप में सम्मानित किया गया है। अब आप इस लाइन को देख सकते हैं, हमने यहाँ से जोड़ा है कि देवतुल्य है। हाँ, सार लेखन के समय एक बात और आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जिन शब्दों का गद्यांश में प्रयोग किया है उनको हूबहू न लिखकर उनका दूसरा रूप लिखे। जैसे यहाँ देवतुल्य लिखा है, यहाँ हमने देवी देवताओं के समान लिखा है, जिससे कि एग्जामिनर को ये लगेगा कि भाई आपने एज इट इज कॉपी नहीं किया है ऊपर से सारांश। और अगर आप यही शब्द यूज करेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई आपने उधर से ऊपर से 3-4 लाइन उठाई है, थोड़ा काट पीट कर बस उसको छोटा कर दिया है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। चलते हैं आगे। सम्मानित किया गया है, परंतु आज विहार में उनका संतुलन बिगड़ गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। जल संरक्षण, वृक्षारोपण, प्लास्टिक निषेध जैसे छोटे प्रयास महत्वपूर्ण हैं। विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग अब प्रकृति को बचाने में होना चाहिए। प्रकृति की रक्षा ही मानव जाति के
के सुरक्षित भविष्य की कुंजी है। तो यह लगभग आधे शब्दों से भी कम हमने इसको निचोड़ दिया है, इसे ही सारांश बोलते हैं। ये देखिए आप, एक अच्छा सारांश आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अब आते हैं व्याख्या पार्ट पर। देखिए दोस्तों, यह सर्वाधिक अंक आपको दिलाएगा। यहाँ भी इसके लिए 12 अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर 3 रेखांकित अंश हैं, सभी के 4-4 अंक हैं। तो पहला रेखांकित अंश हम देखते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को पूजनीय माना गया है। नदियाँ, वायु, अग्नि और पृथ्वी सभी को देवतुल्य दर्जा प्राप्त है। तो इस रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी है। अब व्याख्या करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि सारांश में हम क्या करते हैं, उदाहरण वगैरह छोड़ देते हैं, केवल मुख्य मुख्य बातें लिखते हैं। किसी चीज़ का दोहराव है तो उसको हटा देते हैं। कोई श्लोक कथन या कोई उद्धरण वगैरह दिया है तो उसको सारांश में हम शामिल नहीं करते हैं। व्याख्या ठीक इसका उल्टा है। आप ये समझिए, जो लाइन आपको दी है वो एक सारांश के रूप में है और उसको आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसकी व्याख्या आपको करनी है। अर्थात इस लाइन को आपको किसी को समझाना है कि इसका अर्थ क्या है। जब आप किसी को समझाएंगे तो आप उसके चारों तरफ की इधर उधर की बातें बताएंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे अगला बंदा समझ जाए। तो यही सिंपल सा लॉजिक यहाँ व्याख्या में लागू होता है। देखिए पहली लाइन, अब इसको हम संकेतक के रूप में ऐसे लिख देंगे, पहले 3-4 शब्द, फिर डॉट 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 और फिर लास्ट के 2-3 शब्द लिख सकते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति में प्रकृति डॉट 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 देवतुल्य दर्जा प्राप्त है। प्रसंग क्या है, देखिए पढ़िए। उपयुक्त व्याख्या पंक्ति में बताया गया है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति को देवता समान माना गया है। तो ये प्रसंग है, क्योंकि यहाँ जो भी लेखक इसका है वो यही कहना चाह रहा है इस लाइन में। अब इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए व्याख्या में आपको श्लोक, उदाहरण आदि के प्रयोग करने की पूरी आज़ादी है। इससे ही आपको अधिक अंक भी मिलेंगे। आप प्लेन सीधा उठाकर लाइन टू लाइन आपको व्याख्या नहीं कर देनी है कि भाई ये लिखा है, 2-4 इधर उधर की बातें की और लिख दी। देखिए अब कैसे हमने लिखी है यहाँ पर अपने मॉडल उत्तर में। भारतीय परंपरा में प्रकृति को मात्र भौतिक संसाधन नहीं बल्कि दिव्यता का प्रतीक माना है। देखिए आप शब्दों का चुनाव देखिए, इससे ही आपको लगेगा कि हाँ अच्छे से व्याख्या की गई है। नदियों को माता के रूप में पूजा गया है। भाई दिव्यता का प्रतीक, अर्थात सपोज हम किसी को बता रहे हैं, उसको यही नहीं पता कि दिव्यता है क्या, तो हम उसको बताएंगे कि नदियों को माता कहा गया है, वायु को पवन देव कहा गया है, अग्नि को देवता कहा गया है, पृथ्वी को भूमाता कहा गया है। तो अर्थात दिव्यता का दर्जा हमने उनको दिया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि में प्रकृति की शक्तियों को देवतुल्य मानकर उसकी स्तुति और प्रार्थना की गई है। भाई स्तुति और प्रार्थना किसकी करते हैं हम, इंसान या राक्षसों की तो नहीं करेंगे, देवताओं की करेंगे। तो हम हमारे ग्रंथ में भी देवताओं की पूजा और स्तुतियाँ है। हमारा जो प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, उसके अंदर तो देवी देवता और प्रकृति की स्तुति ही की गई है। इसमें ये लिखा हुआ है, देखिए आप एक श्लोक यहाँ पे लगाइए जिससे आपकी व्याख्या और मजबूत हो सके, आकर्षक हो सके और परीक्षक आपको अंक देने पर मजबूर हो सके। माता भूमि पुत्रोहिम पृथ्व्या, अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, अथर्ववेद में ऐसा कहा गया है। यह श्लोक हमारे पारंपरिक पारिस्थितिक भाव को दर्शाता है। तो ये व्याख्या आपकी पूरी हो गई है। बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या भी नहीं हमने लिखी है, लेकिन इसको अच्छे से समझा दिया गया है। अब आते हैं हम दूसरी व्याख्या पर। इसका संकेतक देखते हैं, नई पीढ़ी को भी प्रकृति डॉट 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 कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। पूरी लाइन एक बार पढ़ लेते हैं जिससे समझ आ जाएगी है। नई पीढ़ी को भी प्रकृति के प्रति जागरूक करना जरूरी है। उन्हें विद्यालय के स्तर से ही पर्यावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए और प्रकृति से जोड़ने वाले कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाना चाहिए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसका प्रसंग हम देखते हैं, किस प्रसंग में यह लाइनें कही गई हैं। उपयुक्त व्याख्या पंक्तियों में नई पीढ़ी को विद्यालय स्तर पर ही पर्यावरण शिक्षा से जोड़ने पर बल दिया गया है। सीधा सिंपल, आपको यहाँ पर केवल यह लिखना है कि क्या किस प्रसंग में कही गई है, इसका मतलब अर्थात लेखक क्या कहना चाहता है। अब इसकी व्याख्या देखिए। पर्यावरण शिक्षा आज के समय में वैकल्पिक नहीं है बल्कि आवश्यक बन चुकी है। विद्यालय शिक्षा का वह प्राथमिक मंच है जहाँ जीवन मूल्य और संवेदनाएं विकसित होती है। अर्थात
बच्चे यहीं पर सबसे पहले सीखते हैं। विद्यालय, परिवार के बाद विद्यालय ही ऐसी जगह है जहाँ बच्चों को ज्ञान मिलता है। तो इसी संदर्भ में यह लाइनें कही गई है और इसकी ही व्याख्या हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर बच्चों को बचपन से ही प्रकृति के महत्व, उसके संरक्षण और संकटों की जानकारी दी जाए तो वे सजग नागरिक बन सकते हैं। देखिए, हम ठीक जो भी यहाँ बता रहे हैं इसी के संदर्भ में व्याख्या करते जा रहे हैं, जो लाइन ऊपर दी गई है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, शिक्षा वह है जिससे जीवन का निर्माण हो, मनुष्य का निर्माण हो और चरित्र का निर्माण हो। अर्थात जब हमारे छात्रों या हमारे बच्चों के चरित्र में पर्यावरण शिक्षा होगी तो वो पर्यावरण का संरक्षण भी करेंगे। तो इस संदर्भ में यह उद्धरण सटीक बैठता है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा चरित्र निर्माण का अभिन्न अंग होनी चाहिए। इसका महत्व समझते हुए भारत सरकार की राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा में पर्यावरण को समग्र विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। देखिए, इसकी व्याख्या अब इससे बेहतर क्या होगी। हम बता चुके हैं कि बच्चों को विद्यालय स्तर से क्यों पर्यावरण की शिक्षा देनी चाहिए और कैसी देनी चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी बताया कि भारत सरकार क्या कर रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार के उद्धरण और सरकार की योजनाएं आप निसंकोच इसमें प्रयोग कर सकते हैं व्याख्या में। इससे आपका इम्प्रेशन एग्जामिनर पर इतना अच्छा पड़ेगा कि 4 में से वो आपको 4 नंबर भी दे सकता है। कई छात्र जिन्होंने अच्छी व्याख्या की है वो आरटीआई के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किसी किसी व्याख्या में उनको पूरे में से पूरे नंबर भी दिए गए हैं। तो आप ये मत समझिए कि व्याख्या आप 4 नंबर के तो आपको मैक्सिमम 2 ही नंबर मिलेंगे। नहीं, 3 भी मिल सकते हैं, 3.5 भी मिल सकते हैं, और घटिया व्याख्या किसी की होगी तो उसको 1 नंबर भी मिल सकता है। बस शून्य नहीं मिलेगा, इतना तो है। अब तीसरा देखते हैं, प्रकृति की रक्षा अस्तित्व की शर्त है। ये लाइन पढ़ते हैं एक बार, पूरी लाइन क्या है। प्रकृति की रक्षा केवल कर्तव्य नहीं बल्कि अस्तित्व की शर्त है। अब ये हम सबको पता है, लेकिन इसकी व्याख्या तो करनी होगी जब एग्जामिनर पूछ रहा है। अब व्याख्या वही लंबी चौड़ी बात है, समझाना। आइए देखते हैं। इसका प्रसंग यही सिंपल, प्रकृति की रक्षा हमारे अस्तित्व का आधार है। व्याख्या देखिए, मानव और प्रकृति के बीच संबंध केवल उपयोग और उपभोग का नहीं है बल्कि अस्तित्व का है। देखिए, आप पहली लाइन, अगर ये आप लाइन एग्जामिनर जल्दी में भी है तो पहली लाइन तो आपकी पढ़ेगा ही। पहली लाइन से ही आप ऐसा इंप्रेशन सेट कर देते हैं कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को सब कुछ पता है। जैसे ही आप ये लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगी, हमारे बीच केवल उपभोग का संबंध नहीं है बल्कि अस्तित्व का है, तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना। प्रकृति यदि नष्ट होती है तो मानव सभ्यता भी समाप्त हो जाएगी। पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा को धर्म, कर्म और संविधान तीनों स्तरों पर महत्व दिया गया है। देखिए, अब आप कितना वाइड इसको सोच रहे हैं। व्याख्या का अर्थ ही यही है कि उसको आप किसी भी दिशा में ले जाइए। उसको आप लीगल रूप में भी बताइए, आप उसको इन्वायरमेंटल में भी बताइए, आप उसको पॉलिटिकल फ्रेम में भी लेकर जा सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जिन नागरिकों को पर्यावरण और जीवों की रक्षा का मौलिक कर्तव्य बनाता है, ये आप सब जानते हैं, पॉलिटी में हम पढ़ते हैं, तो इसका भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। अब यहाँ हम अपने धर्म ग्रंथों का कोई श्लोक करेंगे तो ये और प्रभावी हो जाएगा। प्रकृति रक्षति रक्षते, अर्थात यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी, ये हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। डॉक्टर APJ कलाम का यह कथन भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, हम प्रकृति से केवल लेते हैं, लौटाते कुछ नहीं। हमें प्रकृति को लौटाने का समय आ गया है, अर्थात प्रकृति का संरक्षण हमें करना पड़ेगा, यह अंतिम समय है। इस कथन का सार यही है कि प्राकृतिक संशोधनों का दोहन हमारे विनाश का मार्ग है। प्रकृति की रक्षा केवल उपदेश नहीं, विकास और जीवन की प्राथमिक शर्त है। देखिए, ये जो अनिवार्य शर्त है, अस्तित्व की शर्त है, हमने थोड़ा घुमाकर इसको यहाँ लिखा है, प्राथमिक शर्त है। तो यही आपको शब्दों के साथ खेलना आना चाहिए। इसके लिए आप अपनी शब्दावली अच्छे से कीजिए और श्लोक इत्यादि और महापुरुषों के उद्धरण आप कुछ याद कर लीजिए। उसकी हम आपको लिस्ट भी दे देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस UPPCS से जुड़ सकते हैं और ये PDF भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसे हमने समझा कि ये 21 अंक का जो पहला प्रश्न है, इसमें कैसे अधिकतम अंक आप प्राप्त कर सकते हैं, 60, 70, 80%। और आपको केवल थोड़ी मेहनत इस पर करनी है। इसके लिए आपको केवल इसका अभ्यास करना है बार बार, और सही दिशा में अभ्यास करना है। दोस्तों देखिए, यहाँ हमने यह टेस्ट सीरीज चलाई है, इसमें हमने ये
इसके लगभग केवल केवल सारांश और लेखन और पहले प्रश्न के ही लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कराए हैं और सभी छात्र लिख रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो गलतियाँ शुरू शुरू में छात्र करते हैं वही आप भी कर सकते हैं, इसलिए आप 1-2 कॉपी देख लीजिए। देखिए यहाँ शीर्षक बिना कोमा के लिखा गया है, इन्वर्टेड कोमा के, तो यहाँ पर इसलिए मैंने काट के 1.5 नंबर दिया है इसको। और सारांश, क्योंकि यह सारांश इतना बड़ा लिखा हो गया है तो इसलिए इसको थोड़ा नंबर कम मिले हैं। यहाँ पर वर्तनीय अशुद्धियाँ भी हैं, तो ये देखिए कितनी बारीकी से कॉपी का मूल्यांकन किया गया है। देखो आपको ये इस प्रकार की काट पीट से भी बचना है। जितना आप नीट एंड क्लीन लिखेंगे तो ओबियसली वो एग्जामिनर को के मन को भाएगा, और एग्जामिनर के मन को भाएगा तो आपको अंक मिलेंगे, उनको नहीं भाएगा तो अंक नहीं मिलेंगे। इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, कोई क्लेम नहीं कर सकते हम कि आपने अंक इतने के दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या गलती की है कि व्याख्या की शुरुआत ही श्लोक से की है, जब आपको थोड़ा सा बताने के बाद श्लोक जो है बीच में प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही उद्धरण वगैरह भी बीच में प्रयोग करना चाहिए, न कि एकदम शुरू में। निबंध की भांति नहीं करनी है व्याख्या। देखिए प्रकृति का महत्व और उत्तरदायित्व, यहाँ वर्तनीय शुद्धि है, ये महत्व। अगर आप महत्व में ये तय और आधा तय ठीक से नहीं बनाएंगे तो आपके उत्तर का भी महत्व कम हो जाएगा, और अगर उत्तर का महत्व कम होगा तो आपको अंक कम मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो ये आपको वर्तनीय और सब एक एक चीज़ आपकी यहाँ पर चेक की गई है, ये आप देख सकते हैं। आप भी इस प्रकार की गलती से बचे, कोमा पूर्ण विराम वगैरह सही जगह लगाए, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। देखिए नई पीढ़ी में इन्होंने व्याख्या की शुरुआत कैसे की, उपयुक्त रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक का यह मानना है। भाई ये लेखक का मानना वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्याख्या हम लेखक के लिए नहीं कर रहे हैं, या किसी को यह नहीं बताएंगे कि किस लेखक ने क्या कहा है। व्याख्या में हमको सिंपल समझा देना है कि इस गदावतरण में या इस पंक्ति में क्या क्या कहा गया है। यही देखिए आप सब, और यही छात्र हमारे अब बड़े अच्छे अंक लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पर्याप्त अभ्यास कर चुके हैं। ये अभी लगभग 70-80% व्याख्या में इनको मिल रहे हैं मार्क्स। तो दोस्तों इसके साथ ही हम अगले लेक्चर में आपके लिए फिर से नया टॉपिक लेकर आएंगे। आप हमारी सीरीज़ से जुड़े रहे। हमारे यूट्यूब चैनल फोकस यूपीएससी को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा चैनल भी नया है और शुरुआत भी नहीं है, तो आप हमें समर्थन देंगे तो इस प्रकार की वीडियो हम बनाते रहेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप, या इधर ही आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर ही। अगर टैक्सी से जुड़ना है या कोई भी कंटेंट वगैरह आपको चाहिए तो आप जितनी भी हेल्प हमारे पास होगी पॉसिबल, हम अपनी आवश्यकता आपके आवश्यकता अनुसार ज़रूर करेंगे और अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो दोस्तों इसके साथ ही विदाई लेते हैं। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।